क्रिटिकल एरिया है रिसर्च के, 3 क्रिटिकल एरिया है रिसर्च के इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 क्रिटिकल एरिया है रिसर्च के। देखो जरा, और पहला क्रिटिकल एरिया जो है ना, उसको समझाने के लिए मैं कुछ बोल रहा हूं, समझना जरा इसको, समझना इसको। हाँ दीपक यादव, बाकी बातें बाद में, आगे एनसीईआरटी निकालो। देखो क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च में पहला जो एनसीईआरटी में है उसको मैं आगे समझा देता हूं। देखो हमने पिछले चैप्टर में इकोलाई की मदद से इकोलाई को जेनेटिकली मॉडिफाई किया और हमने बनाया इंसुलिन, है ना। तो आपको नहीं लगता कि इकोलाई को हमने हाँ, इस चैप्टर के नोट्स 1-2 टॉपिक हैं उसके नोट्स बना लेना, मतलब अगले लेक्चर के आधे तक नोट्स बना लो, बाकी प्योर एनसीईआरटी चलेगा ये चैप्टर, है ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इकोलाई की मदद से मैंने इंसुलिन बनाया इकोलाई की मदद से। तो आपको नहीं लग रहा मैंने एक ऑर्गेनिज्म को एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया? तो पहला रिसर्च का क्रिटिकल रिसर्च एरिया यही दिया होगा कि हम ऑर्गेनिज्म को एक कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट, नंबर 1। नंबर 2, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना ताकि ये कैटलिस्ट, बोले तो इकोलाई इंसुलिन बनाए, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑप्टिमम देंगे ताकि वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके। सही है, 2 हो गया। तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब नई नई टेक्निक ढूंढना कि प्रोडक्ट को कैसे प्यूरिफाई किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, वो। ये 3 क्रिटिकल एरिया है रिसर्च के। अब एनसीईआरटी हेडिंग डालती है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। तो चलिए एनसीईआरटी यहां से स्टार्ट करती है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बाद में मेडिसिन में पढ़ेंगे, अभी एग्रीकल्चर। यहां पर एनसीईआरटी लिखती है क्या कि देयर आर 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 ऑप्शंस के बारे में सोचा जा सकता है। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो एग्रोकेमिकल का क्या मतलब है? एग्रोकेमिकल का मतलब है एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल, है ना। क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चर में। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पहले फिर से बता दूं, कोई बात नहीं मोहम्मद, ध्यान से देखो अब यार, है ना। देखो मैं, हाँ नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर के आधे तक बना लो, इसके बाद प्योर एनसीईआरटी चलाएंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट उधर का बता देता हूं एक बार फिर से, मॉड्यूल है फिर भी 2 टॉपिक के जरूर नोट्स बनाना। कौन कौन से मैं बता देता हूं। आज एक पढ़ाऊंगा एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, क्या एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, और अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, इनके जरूर बनाना, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट मैं दोबारा बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इकोलाई की मदद से मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था इकोलाई को और उससे इंसुलिन बनाया था। तो आपको नहीं लग रहा कि मैं इकोलाई को एक कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट बनाने के लिए? सही है, ओके। अब सुनो बच्चों, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड। तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर क्या है? इट इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बेस्ड ऑन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चों लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन एक समस्या है बच्चों, इससे क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई केमिकल्स आर हार्मफुल ना, केमिकल्स हार्मफुल है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, अरे भाई हिंदी में बोल दो ना यार, एनसीईआरटी में लिखा है कृषि रसायन आधारित कृषि रसायन, मतलब केमिकल जो यूज होते हैं खेती में, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होते हैं, इनके बेस पर खेती करना, ये कहलाएगा। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी बच्चे, लेकिन क्वालिटी गड़बड़ होगी क्योंकि केमिकल हार्मफुल है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है बच्चों ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आ जाइए सभी, ये बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं बच्चों, बस हेयर ट्रांसप्लांट कराया इसलिए है, थोड़ा सा इशू, इसको ढक के रखना है। 1-2 दिन में ये भी, मतलब 2 तारीख तक 3 तारीख तक ये भी कैप सब हट जाएगा, है ना, ठीक है। अब वापस आ जाइए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बच्चों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से मतलब है बच्चों कि क्या यूज करना है? बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की मदद से खेती करना, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की मदद से खेती करना, सही है। और सुनो मेरी बात, बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो पेस्टिसाइड क्या है? ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में दोनों पढ़ेंगे, बायो फर्टिलाइजर भी पढ़ेंगे, बायो पेस्टिसाइड भी, है ना, सही है। तो बायो फर्टिलाइजर किस पर बेस है? ये बेस्ड ऑन यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। माइक्रोब्स वाला चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, वहां पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। बताइए कोई केमिकल नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे देखो ना, नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, इनको बोलेंगे हम बायो फर्टिलाइजर, सही है। तो ऑर्गेनिज्म ही है ये, तो इनसे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी पर कोई खराबी नहीं आएगी। एक लाइन में बोलूं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को मुझे अगर एक लाइन में बोलना हो तो सिंपल एक लाइन में बोलता हूं, नो यूज ऑफ केमिकल। क्या? नो यूज ऑफ केमिकल्स यूज नहीं किया जाएगा, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यूज किए जाएंगे और इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, क्वालिटी पर कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि कोई केमिकल आप नहीं यूज कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, क्वालिटी भी सही रहेगी, सही है, बिल्कुल।
तो दो हो गए बच्चों। तीसरा तीसरा ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अरे मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से पौधे बनाएंगे भाई। अरे याद है ना, प्लांट्स में डिजायर्ड जीन डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट। डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू प्लांट। डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट। और प्लांट जिसमें डिजायर्ड जीन डाल दिया है, प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जीएम प्लांट है ना, प्लांट को बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, या बोलो ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट, या बोलो टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड मतलब वही अपने जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनिज्म में जीन डाल दी और ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बातें। हाँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी अच्छा है और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी अच्छा है। अब एनसीईआरटी आगे बोलती है, देखो बच्चों कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान फूड प्रोडक्शन लगभग ट्रिपल हो गया था। जीन ये जो, और ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया था। अब नीट में सवाल आ गया, फूड प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ी कि वो फूड सप्लाई भी कम पड़ गई। तो अब एनसीईआरटी सवाल, नीट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया लेकिन फूड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह क्या थी? तो सुनो, माइनर वजह थी यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी की खेती की गई, इससे यील्ड बढ़ा। ये माइनर वजह है प्रोडक्टिविटी बढ़ने का। एनसीईआरटी कहती है मेजर वजह है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। यील्ड बढ़ने की माइनर वजह क्या थी? माइनर वजह थी कि हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी यूज की गई खेती की। मेजर वजह थी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से मतलब है टाइम पर बीज डालना मिट्टी में, टाइम पर पानी देना, दैट इज बेटर मैनेजमेंट। सही है, सब कुछ टाइम पर देना। ठीक, एक बात। दूसरी बात है, बेटर मैनेजमेंट की तो बात हो गई, दूसरी बात एग्रोकेमिकल यूज करना, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करना, ये दूसरी वजह। तो ध्यान रखना, यील्ड बढ़ने की मेन वजह थी बेटर मैनेजमेंट और एग्रोकेमिकल यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करना। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए मेरी बात। एनसीईआरटी अब समस्या पर आती है देश के कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव। मतलब सॉरी, एक सेकंड, एग्रोकेमिकल्स जो है ना एक्सपेंसिव है, मतलब ये केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड महंगे हैं, हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता इसे खरीदने में। सही है। दूसरा, हम जो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी यूज कर रहे हैं खेती के लिए अपनी कंट्री में, और उससे जितनी यील्ड आ सकती है मैक्सिमम वो आ रही है। अब ये जो कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं, हम हाईएस्ट यील्ड वाला क्रॉप यूज कर रहे हैं खेती के लिए, और हाईएस्ट यील्ड जितनी आ सकती है वो आ रही है। अब ट्रेडिशनल खेती से या कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल खेती से अब और ज्यादा यील्ड नहीं बढ़ सकती, अब और ज्यादा यील्ड नहीं बढ़ाई जा सकती। तो एनसीईआरटी पूछती है कि क्या जेनेटिक्स की समस्या आप बता सकते हो, सॉल्यूशन कुछ ऐसा बताओ जिससे यील्ड भी बढ़ जाए और केमिकल्स का यूज भी कम करना पड़े, क्योंकि ये हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं हम पर और एनवायरमेंट पर। तो आपके हिसाब से क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करना, यही ना? तो कुल मिलाकर यही होगा। टेलर मेड का यही मतलब भाई, टेलर क्या करता है, जरूरत का कपड़ा सिल देता है, यूजलेस को फेंक देता है, तो जरूरत के हिसाब से बनाना, दैट इज टेलर मेड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से अब यील्ड बढ़ाई जा सकती है। सही है बच्चों? हाँ बच्चों, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, चिंता ना करें। ठीक है, तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने इसके बाद नई एनसीईआरटी में टिश्यू कल्चर डाल दिया। हम टिश्यू कल्चर अंत में पढ़ेंगे, हम आगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करेंगे। तो सुनिए, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहां से, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हम बना रहे हैं, क्या करने के लिए बना रहे हैं? तो सुनिएगा, पहला 7 तक जाएगा बच्चों ये। पहला, टू इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। क्या करना चाह रहे हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं फूड की। जैसे एग्जांपल देता हूं इसका, इस मामले में हमने बनाया है गोल्डन राइस। क्या बनाया है? गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए रिच बासमती राइस है। विटामिन ए रिच बासमती राइस है। कैसे बनाया है इसे? कैसे बनाया है? यील्ड मतलब उत्पादकता, है ना? देखो कैसे बनाया है। हमने जीन निकाली और बीटा कैरोटीन सिंथेसिस, जीन निकाली बीटा कैरोटीन बनाने वाली, बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन निकाली। कहां से? एक निकाला, जीन निकाली हमने डैफोडिल नाम के पौधे से, डैफोडिल पौधे का नाम है, डैफोडिल नाम के पौधे से निकाला, और एर्बीनिया बैक्टीरिया से जीन निकाली, इर्बीनिया बैक्टीरिया। इन दोनों से हमने बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन निकाल दी। ठीक है, बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन डैफोडिल पौधे और एर्बीनिया बैक्टीरिया से निकाली, और इसको ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर कर दिया
टू राइस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस गोल्डन राइस में क्या बनने लग गया? बीटा कैरोटीन बनने लग गया। क्या बनने लग गया? बीटा कैरोटीन। सही है बच्चे। जीएमओ प्लांट्स छोटे लेवल पर करोगे तो एक्सपेंसिव है, कॉमर्शियल लेवल पर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल लेवल पर करोगे तो एक्सपेंसिव नहीं होगा। अच्छा सुनिए मेरी बात, हमने जीन निकाल के डाल दी प्लांट में, तो प्लांट में बीटा कैरोटीन बनने लगा। सर तो विटामिन ए थोड़ी ना है, बीटा कैरोटीन है बासमती ये गोल्डन राइस में। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों जब हम खाते हैं ना, एक बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल के डाइजेशन से 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए के बनते हैं। एक बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल के डाइजेशन से 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए के बनते हैं। सही है, तो मैं बोलूं यहां पर कि बीटा कैरोटीन जो है वो प्रिकर्सर है, रॉ मटेरियल है, क्या बनाने के लिए? विटामिन ए बनाने के लिए, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये है मामला, ठीक है। तो ये है भाई, बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन निकाली और डाल दिया राइस के चावल में, तो पौधा जो बना उसका नाम गोल्डन राइस, और इसमें बीटा कैरोटीन मिलेगा भाई। और बीटा कैरोटीन जब हम खाएंगे तो विटामिन डाइजेशन से, एक बीटा कैरोटीन के डाइजेशन से 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए के बनेंगे। सही है, ये है मामला, ठीक। अच्छा तो ये हो गया बच्चों, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना भाई। अभी विटामिन ए पाने के लिए लोग हरी सब्जी खाएंगे, लेकिन अगर इस चावल को खा ले तो विटामिन ए भी मिल जाएगा, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, रेटिनॉल भी कहते हैं विटामिन ए को, रेटिनॉल रिच मतलब वही विटामिन ए रिच। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना फूड की, दूसरा है टू इंक्रीज टॉलरेंस, टॉलरेंस बढ़ाना है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट एबायोटिक, बायोटिक नहीं, एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब जैसे बहुत ज्यादा हीट हो, कोल्ड हो, नमक ज्यादा हो, सूखा पड़ जाए, ड्रॉट आ जाए, एक्सेट्रा। ऐसे पौधे बनाना चाह रहे हैं हम जो इन सबको झेल सके। अरे भाई कौन सा स्लाइड है, क्या कर रहा है? जो स्लाइड है बस उस पर फोकस कर, बस हो गया है ना। स्लाइड कोई सी भी हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आ जाओ। तो अब बात आती है, देखिए हम ऐसे पौधे बनाना चाह रहे हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब, देखो हम ऐसे पौधे बनाने चाह रहे हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी में भी ग्रो कर जाए, ठंडी में भी बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाए तो भी, सूखा पड़ जाए तो भी। सही है ना? मैं बताता हूं, रुको एक एग्जांपल देता हूं। हमने इस मामले में बनाया है सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट। हमने एक टमाटर का पौधा बनाया है जो हाई सॉल्ट कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट हैज बीन डेवलप्ड, एक सेकंड, सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट बनाया है, डेवलप किया है, जो कि ग्रो कर सकता है इन हाई सैलिनिटी, मतलब समुद्र के किनारे की मिट्टी में भी ये टमाटर का पौधा उग जाएगा। सही है, सही है। तो ये है मामला बच्चों, हद से ज्यादा सॉल्ट वाले कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाएंगे। साजिर आलम ध्यान दे ले भाई, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे देखो कितना अच्छा होगा, ड्रॉट टॉलरेट करने वाला पौधा आ जाए अगर, तो अगर कभी ड्रॉट भी सूखा भी पड़ जाए तो पौधा ग्रो कर लेगा, तो जो फेमिनिन होता है, अकाल पड़ते वो सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, हम ऐसे पौधे बना रहे हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सके। 2 हो गए बच्चों, तीसरा है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा है, एनसीईआरटी बता रहा हूं, टू इंक्रीज मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। क्या करना चाह रहे हैं हम? बढ़ाना चाह रहे हैं प्लांट की मिनरल यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी। पता है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसमें? इससे फायदा क्या होगा? एनसीईआरटी लिखती है इससे फायदा होगा, इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या मतलब है इसका? समझाता हूं, चिंता ना करें। हाँ ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। हाँ देखो भाई मेरे से एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको, एग्जांपल लेकर समझाता हूं, ध्यान से देखो। मामला ये देखो, अभी होता क्या है, मान लो ये एक पौधा है, इसने मिट्टी से 100 पोटेशियम आयन लिए। कितने? 100 पोटेशियम आयन लिए। 100 पोटेशियम आयन में से 10-20 पोटेशियम आयन इसने यूज किया, 80 बचे हैं अभी इसके पास। मिट्टी से फिर पोटेशियम आयन ले लिया। सही है, मतलब थोड़ा बहुत पोटेशियम आयन यूज किया और फिर मिट्टी से ले लिया। ऐसे तो ये मिनरल लेता ही रहेगा। हम चाहते हैं ऐसा पौधा बनाए कि तेरे पास 100 पोटेशियम आयन है ना, आगे तू नहीं यूज कर, आगे तू इन्हें यूज कर, फिर मिट्टी से ले। तो इससे क्या होगा कि ये जल्दी मिट्टी से मिनरल नहीं लेगा, मिनरल मिट्टी से जल्दी नहीं लेगा तो मिट्टी में मिनरल ज्यादा समय तक बने रहेंगे, तो मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी एग्जॉस्ट या खत्म नहीं होगी। बस यही तो लिखा है, और क्या। फिर से बोल देता हूं फिर से बोल देता हूं भाई, अगर ये पौधा लगातार मिनरल लिए जा रहा है, थोड़ा बहुत यूज कर रहा है, फिर मिनरल यूज लिए जा रहा है, थोड़ा बहुत यूज करता है, फिर ले रहा है मिनरल, ऐसे तो मिट्टी से मिनरल खत्म हो जाएंगे, मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। हम ऐसे पौधे बनाना चाह रहे हैं जिनकी क्या हो, मिनरल यूज करने की एफिशिएंसी अच्छी हो, कि आगे आप मिनरल जितना आपके पास है वो खत्म करो, फिर मिट्टी से लो। तो इससे ये मिनरल मिट्टी से जल्दी जल्दी नहीं लेगा, तो मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी खत्म नहीं होगी। यही लिखा है मैंने, सही है, ओके। 3 हो गए बच्चों। चौथा, बच्चों हम ऐसे पौधे बनाना चाह रहे हैं जो मेडिसिन दे।
टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल समझते हो ना, मेडिसिन। हम ऐसे पौधे बनाना चाह रहे हैं जो मेडिसिन बनाए। एक एग्जांपल देता हूं, हिरुडिन नाम का एक प्रोटीन है, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने थोड़ा सा। हिरुडिन नाम का एक प्रोटीन है, पता है? इसे यूज किया जाता है एज ब्लड एंटीकोगुलेंट। ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। सही है। तो ये कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चा, प्रिंस देख लो बच्चा अभी। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन हम तो ये कर रहे हैं ना, खाद वो तो एक्स्ट्रा तुझे डालना पड़ रहा है। जितनी मिट्टी में है मिनरल वही हिसाब से यूज होना, तो भी तो काम आ जाएगा। तो एंटीकोगुलेंट मतलब जो खून को जमने ना दे। अरे ब्लड बैंक में और जगह जगह ब्लड को स्टोर करना पड़ता है, तो क्या डालना पड़ता है? ब्लड एंटीकोगुलेंट, ब्लड जल्दी क्लॉट ना हो, तो ये यूज करते हैं। अब इसको हम कैसे बनाते? पेड़ से बनाना है, पेड़ से। चलो देखते हैं, एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, या नहीं अगले पेज में चलकर एक्सप्लेन करता हूं। देखो किया क्या गया बच्चों। हिरुडिन, वैसे तो हिरुडिनेरिया में, हिरुडिन जो है हिरुडिनेरिया में मिलता है। कहां मिलता है? हिरुडिनेरिया में, लीच में, जोंक जिसे बोलते हैं, हिरुडिन वहां मिलता है। लेकिन क्या किया गया, हिरुडिन हिरुडिनेरिया से नहीं निकाला गया, उससे हिरुडिन नहीं निकाला गया। हेपरिन भी काम आता है, हिरुडिन भी काम आता है। ठीक है, अब सुनिए, हिरुडिन बनाने वाली जीन आर्टिफिशियली बनाई गई। मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कि जीन को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो हिरुडिन जो जीन है, हिरुडिन बनाने वाली जो जीन है वो आर्टिफिशियली बनाई गई केमिकली, और उसे डाल दिया गया ब्रासिका नेपस प्लांट की सेल में। कौन से सेल प्लांट में? ब्रासिका नेपस प्लांट सेल में। देखो, हिरुडिन जीन वाज केमिकली सिंथेसाइज, मतलब आर्टिफिशियली हिरुडिन जीन को सिंथेसाइज किया गया, ठीक, और ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया इनटू, किसमें ट्रांसफर कर दिया गया? ब्रासिका नेपस प्लांट की सेल में। ब्रासिका नेपस प्लांट की सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, इस प्लांट की सेल में ट्रांसफर किया गया। ठीक है ना, बिल्कुल मस्टर्ड फैमिली में। बच्चे प्लांट में नहीं, सेल में, ध्यान रखना है ना, बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है, मान लो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, इसमें हिरुडिन जीन डाल दी गई, हिरुडिन जीन इसके अंदर डाल दी गई। देखो, ये हिरुडिन जीन आर्टिफिशियली बनाया और प्लांट सेल में डाल दिया। प्लांट में क्या पहुंच गया? हिरुडिन जीन। मैं बार बार बोलूंगा, एनसीईआरटी भी बोलेगी प्लांट में डाला, नहीं प्लांट में नहीं डालते, एक्चुअली एक सेल में डालते हैं। और आप सब जानते हैं प्लांट सेल में जीन पहुंच गई। अब ऐसा करो ना, टिश्यू कल्चर से पूरा प्लांट बना लो। अरे टिश्यू कल्चर से तो एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट बन जाएगा। तो लो, पूरे प्लांट में इसी सेल में हिरुडिन जीन है और इसी सेल से पूरा प्लांट बना है, तो हर सेल में पहुंच गई ना जीन। प्लांट की हर सेल में जीन है, प्लांट की हर सेल में जीन है। हिरुडिन जीन बनाएगी हिरुडिन प्रोटीन, जो कि इकट्ठा होगा इसके सीड में। क्या बोल रहा हूं? प्लांट सिंथेसाइजेस, प्लांट बनाएगा हिरुडिन, एक सेकंड, प्लांट बनाएगा, प्लांट सिंथेसाइज करेगा हिरुडिन, और जो हिरुडिन बनेगा वो कहां इकट्ठा होगा? सीड में, बीज में इकट्ठा हो जाएगा। हिरुडिन इकट्ठा हो गया बीज में। अब जब बीज मैच्योर हो जाए, बीज सूख जाए, तो बीज को तोड़कर उससे तेल निकाल लो। प्लांट में कुछ नहीं करेगा वो। ऐसे तो बोलोगे तो इकोलाई में इंसुलिन बनाया था आपने, इकोलाई के किस काम का इंसुलिन? नहीं, हम अपने फायदे का काम कर रहे हैं भाई। हिरुडिन जीन बनाया और टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से डाल दो इसमें, टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से डाल दो इसको। ठीक है, तो प्लांट सेल में जीन डाल दी, प्लांट के हर सेल में जीन, प्लांट ने बना दिया हिरुडिन, जो इकट्ठा हो गया सीड में। जब सीड सूख जाए तो सीड को क्रश कर दो और तेल निकाल लो। सीड्स आर क्रश्ड और ऑयल निकाल लिया गया। अब ये जो ऑयल निकाला गया, इसमें हिरुडिन है, इस ऑयल में हिरुडिन है। तो ऐसा करो, इस ऑयल से हिरुडिन को प्यूरिफाई कर लो, इस ऑयल से हिरुडिन को प्यूरिफाई कर लो और यूज करो एज ब्लड एंटीकोगुलेंट, ब्लड एंटीकोगुलेंट की तरह यूज कर लो। सिंपल। देखा, पौधे ने, ब्रासिका नेपस मस्टर्ड फैमिली का पौधा है, इसका कॉमन नेम है रेपसीड प्लांट। रेपसीड प्लांट कहते हैं इसको। आप तो ब्रासिका नेपस याद रखो, बस हो गया। हिरुडिनेरिया से जीन नहीं निकाला, हिरुडिनेरिया आर्टिफिशियली बनाया। हिरुडिन जीन जो है आर्टिफिशियली बनाया। हाँ, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन वेक्टर की मदद से ज्यादा सक्सेसफुल होता है ना, याद करो। नहीं, मस्टर्ड प्लांट नहीं, मस्टर्ड फैमिली का पौधा है ये, रेप सीड प्लांट कहते हैं इसको। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने ये एक एग्जांपल दिया। अरे भाई सुनो, अभी एडिबल वैक्सीन बना रहे हैं, एडिबल वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में बच्चों को ये वैक्सीन के नाम पर इंजेक्शन नहीं देना होगा, बोलना होगा कि बेटा ये बनाना खा ले, इससे तुझे कॉलरा का वैक्सीन मिल गया, ये आलू खा ले, तुझे पोलियो का वैक्सीन मिल गया, ये टमाटर खा ले, इस बीमारी का वैक्सीन मिल गया। तो पौधों में ही वैक्सीन मिल जाएगा, उनके फ्रूट्स में। तो ये हम क्या कर रहे हैं? यही तो बोल रहा था, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, प्लांट में मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं। सही है। अरे भाई, स्टोर्ड मेनली फूड तो स्टोर होता है, हिरुडिन कोई भी होगा सीड में स्टोर होता है ना फूड, तभी तो वो सीड आपके काम का है। सबसे ज्यादा जहां इकट्ठा होगा वही होगा यहां। ठीक है, एडिबल वैक्सीन यही है, मतलब फ्रूट्स में वैक्सीन होगा, फ्रूट खाओ वैक्सीन पहुंच गई अपनी जगह।
ठीक है, ठीक है भाई। तो बच्चों कितने ऑब्जेक्टिव हो गए, कितने यूज हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के, देखो जरा। 4 हो चुके हैं, पांचवा लाओ। पांचवा लेकर आ रहा हूं बच्चों। हम ऐसे प्लांट बनाना चाह रहे हैं, हाँ भाई 7 तक है, ये सातों याद करने, सही है। पांचवा लेकर आ रहा हूं, हम ऐसे पौधे बनाना चाह रहे हैं, कैसे प्लांट, जो वीडीसाइड या हर्बीसाइड के लिए रेजिस्टेंट हो, टू डेवलप हर्बीसाइड या वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। बहुत पहले एआईपीएमटी में ये क्वेश्चन आया था, तो क्या है ये वो समझते हैं। पहले ये बता दूं, हाँ इंसुलिन तो खाओगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा बच्चे, सही है। तो मैं ये बोल रहा हूं, देखो भाई इस मामले में हमने बनाया है ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। क्या बनाया है, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। ये जो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया है, देखो आपसे कोई पूछे पहला, अच्छा ये इंडिया में बैन है, नुकसान करता है, ये सारी बात मैं बीटी कॉटन की बात करूंगा, है ना। बीटी कॉटन की जब बात होगी ना तो मैं बात करूंगा इंडिया में क्यों यूज नहीं होता, कहां यूज होता है, वो सब बात करूंगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, जैसे कोई पूछे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है, तो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल याद है, मैंने बताया था आपको, क्या नाम बताया था, सुपर माउस। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कोई पूछे तो क्या बताया गया था, सुपर माउस। इसी तरह पूछा जाए पहला ट्रांसजेनिक प्लांट क्या बना था, तो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कोई पूछे तो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। पता है किस चीज के लिए बनाया गया था, वीडीसाइड रेजिस्टेंट। लेकिन कौन से वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट बनाया गया था, इसे बनाया गया था रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड या हर्बीसाइड। ये भी वीडीसाइड या हर्बीसाइड का नाम आ चुका है एआईपीएमटी में, ग्लाइफोसेट। कौन सा वीडीसाइड, ग्लाइफोसेट नाम के वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट बनाया गया था, सही है। अब कैसे बनाया गया था बताऊंगा, क्यों क्या सब पता चलेगा। हाँ बिल्कुल 2015 एआईपीएमटी में आया था ये। एक क्वेश्चन और आया था, बताऊंगा क्या कैसे बनाया गया। देखो एक जीन निकाली गई, ईपीएस जीन। ये जीन निकाली गई थी किससे, एग्रोबैक्टीरियम से। एग्रोबैक्टीरियम से ये जीन निकाली गई और इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, टोबैको प्लांट में। हैज बीन ट्रांसफर्ड टू टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अमन ने बिल्कुल नाम भी पूरा लिख दिया है। देखो इस जीन का पूरा नाम आपको नहीं याद करना है, वैसे इस जीन का पूरा नाम है 5-इनॉल पाइरुवाइल शाइकिमेट, 5-इनॉल पाइरुवाइल शाइकिमेट 3-फॉस्फेट सिंथेज। आपको नाम नहीं याद रखना है, आपको नाम नहीं याद रखना है। आप सिर्फ याद रखो कि एग्रोबैक्टीरियम से ईपीएस जीन निकाली गई और डाल दिया गया टोबैको प्लांट में। तो जब ये जीन मिल गई टोबैको प्लांट को, तो टोबैको प्लांट हो गया रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड, जिसका नाम है ग्लाइफोसेट, सही है। अच्छा बात रही सर ये क्यों बना रहे हैं, सुनिए मेरी बात। देखो मामला ये है, देखो बात ध्यान से सुनना। देखो मामला ये है, मेरे क्रॉप वीडीसाइड रेजिस्टेंट तो है नहीं अभी, है ना, मान लो। तो खेत में वीड उगाए, ध्यान से लॉजिक समझना, खेत में वीड उगाए, खेत में वीड उग गए, तो क्या तरीका है वीड उठाने का, वीड खत्म करने का क्या तरीका, 2 तरीके हैं बच्चों। एक मैनुअल लेबर। अरे तभी तो नहीं बता रहा हूं, बस नाम बहुत है, हाँ ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं वीड खत्म करने के 2 तरीके। एक है मैनुअल लेबर, मजदूर लगा दो, उखाड़ के वीड को हटा देंगे, खरपतवार वीड को उखाड़ के फेंक देंगे। बस एक समस्या है, अगर रूट रह गई उसकी तो दोबारा उग जाएंगे। मैनुअल लेबर मतलब मजदूर लगाकर उखड़वा दो। दूसरा तरीका है बच्चों, वीडीसाइड स्प्रे कर दो, लेकिन वीडीसाइड जब मैं स्प्रे कर रहा हूं तो एक दिक्कत आ रही है, वीड तो मर जा रहा है, क्रॉप प्लांट भी मर जा रही है। एक तरीका है मैनुअल लेबर, मजदूर लगा दो, उखाड़ के फेंक देंगे वीड को। दूसरा तरीका है वीडीसाइड स्प्रे कर दो, लेकिन वीडीसाइड स्प्रे कर रहा हूं तो वीड तो मर ही रहा है, मेरी फसल वाले पौधे भी मर रहे हैं, क्योंकि मेरे पौधे वीडीसाइड रेजिस्टेंट नहीं है, मेरे पौधे वीडीसाइड रेजिस्टेंट नहीं है। इसीलिए ये बना रहे हैं कि वीड उग गए खेत में, वीड खेत में उग गए, मैनुअल लेबर लगाने की जरूरत नहीं, मजदूर लगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा वीडीसाइड स्प्रे कर दूंगा, वीड मर जाएंगे। अब मेरी क्रॉप प्लांट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी क्रॉप प्लांट है अब वीडीसाइड रेजिस्टेंट। यही तो बोला मैंने, तो वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट इसीलिए बना रहा हूं ताकि कोई मजदूर मैनुअल लेबर ना करना पड़े, सीधा जाऊंगा वीडीसाइड में खुद स्प्रे कराऊंगा, वीड मर जाएंगे, मेरी फसल को कुछ नहीं होगा। इफेक्टिव तो वीडीसाइड, मैनुअल नहीं बच्चे, वीडीसाइड वाला ज्यादा सही रहेगा। अगर वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है तो नहीं, वीडीसाइड वो 2,4-D तो ऑक्सिन है बच्चे, बाकी स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं। वीडीसाइड जो है हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे जो वीड को मारे, हमारी क्रॉप वीडीसाइड ऐसे बनाए जाते हैं जो वीड को मारे, हमारे क्रॉप प्लांट को ना मारे, लेकिन कभी कभी मार देते, तो उससे भी ओवरकम करना है, सही है, ठीक है जी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, ऐसे प्लांट बना दो कि वीडीसाइड डाल भी दिया जाए खेत में, तीने कुछ ना हो, वीड मर जाए, सही है। ओके, कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। छठा आ गया, छठा और 7वां सबसे भारी है, संभाल लेना। छठा और 7वां, इस चैप्टर की जो जान है ना वो 6th और 7th पॉइंट है। ये समझ में आ गया, पूरा चैप्टर सही हो गया। तो चलो 6 और 7 देखते हैं। 6 है बच्चों, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट
लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना। अरे सुनो तो, कच्चे फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया, कच्चे फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया, अब पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद कच्चा फ्रूट तोड़ तो लिया। हाँ प्रवीण, पर्टिकुलर वीडीसाइड, हाँ एक पर्टिकुलर वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट होंगे पौधे, बिल्कुल सही है। अब समझो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कच्चा फ्रूट हमने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद फ्रूट अगर जल्दी पक जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा, तो नुकसान नहीं हो गया, लॉस हो जाएगा, राइट? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि फ्रूट जल्दी ना पके, ताकि जल्दी ना सड़े, ज्यादा समय तक हम स्टोर कर सके, ऐसा कुछ करना है। इस मामले में हमने बनाया है फ्लेवर सेवर टमाटो। क्या बनाया है? फ्लेवर सेवर टमाटो। अब ये फ्लेवर सेवर टमाटो क्या है? देखो जरा, ये जो फ्लेवर सेवर टमाटो है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, SHELF, शेल्फ लाइफ इसकी ज्यादा है। शेल्फ लाइफ ज्यादा मतलब ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जल्दी नहीं पकता, ड्यू टू डिलेड राइपनिंग। जल्दी नहीं पकता, जल्दी नहीं पकता, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो। और प्लस फ्रूट ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है, फ्रूट रिमेन फ्रेश, और अपना फ्लेवर बना के रखता है, एंड रिटेन फ्लेवर फॉर लॉन्ग टाइम, और अपना फ्लेवर बनाए रखता है लंबे समय तक। हमने ऐसा टमाटर बनाया है जो ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी पकेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, और ये फ्रूट ज्यादा समय तक फ्रेश रहेगा और अपना फ्लेवर बना के रखेगा। अरे लेकिन बनाया कैसे? समझिए, फ्रूट पकता कैसे है वो सब भी समझो। देखो, कच्चा फ्रूट जो होता है आप सब जानते हैं, हार्ड एंड रिजिड होता है। पता है, फ्रूट को पकाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होती है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। ये एक एंजाइम है जो फ्रूट को पकाने में मदद करती है, समझना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं ये एक एंजाइम है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, ये फ्रूट को पकाती है। कच्चे फ्रूट में ये एंजाइम है लेकिन कम है। फ्रूट इसके कारण नहीं पकता, फ्रूट इसके ज्यादा होने से पकता है। कच्चे फ्रूट में एंजाइम है लेकिन कम है, इसलिए फ्रूट अभी नहीं पक रहा। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है एंजाइम तो फ्रूट पक जाता है। लेकिन ये पकाता कैसे है? पेक्टिन को डिग्रेड करके। कैसे? पेक्टिन को डिग्रेड करके। मेरी बात समझिए, पूरा अभी अपना लॉजिक किनारे रखिए। हाँ, हार्मोन भी काम करेगा। हार्मोन क्या काम करेगा? हार्मोन जीन को बोलेगा एंजाइम बना, और वो एंजाइम फ्रूट को पकाएगा। रवीन, ठीक है ना? इथाइलिन बोल रहे हो ना, फ्रूट को पकाता है। कैसे पकाएगा? वो फ्रूट को पकाने वाली जो जीन होगी, जीन जो है उसको एक्टिवेट कर देगा, जीन बना देगा एंजाइम, और वो एंजाइम फ्रूट पका देगा। सही है? हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुने। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंजाइम है फ्रूट को पकाता है, कैसे पकाता है वो सुनना जरा। एंजाइम का नाम बुक में नहीं है, फिर भी याद करना बच्चे, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। हार्मोन खुद कुछ नहीं करते, वो जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे फिर प्रोडक्टिविटी आता है, ठीक है? अब समझो बच्चों, फ्रूट पकता कैसे? कच्चा फ्रूट जो होता है ना बच्चे, उसकी जो सेल वॉल होती है, कच्चे फ्रूट की जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल किसकी बनी याद है? सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। हार्ड एंड रिजिड है, हार्ड एंड रिजिड है सेल वॉल। कच्चे फ्रूट में सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड है, और याद है बीच में मिडिल लैमेला भी है, ये भी तो कैल्शियम पेक्टेट का बना है, मतलब पेक्टिन का बना है। सही है ना? तो कुल मिलाकर पेक्टिन ही तो है। सेल वॉल, सेलुलोज और पेक्टिन, मिडिल लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट है। तो ये पेक्टिन के कारण, सेलुलोज के कारण कच्चे फ्रूट की जो सेल है वो हार्ड एंड रिजिड है, तो फ्रूट भी हार्ड एंड रिजिड है। ये एंजाइम क्या करता है? जब ज्यादा हो जाता है तो पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। क्या करता है? पेक्टिन डिग्रेड हो जाएगा। तो पेक्टिन अगर डिग्रेड हो गया, पेक्टिन अगर डिग्रेड हो गया तो फिर तो मिडिल लैमेला डिग्रेड हो गया। सही है ना? मिडिल लैमेला डिग्रेड हो जाएगा, और सेल वॉल में भी जो सेलुलोज तो बचेगा, लेकिन पेक्टिन तो डिग्रेड हो जाएगा ना, तो सेल वॉल ओवरऑल सॉफ्ट हो गई। भाई पेक्टिन डिग्रेड करेगा ये, तो मिडिल लैमेला डिग्रेड हो गया, और सेल वॉल में जो पेक्टिन था वो भी डिग्रेड हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल की जो सेल वॉल वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गई। तभी तो पका हुआ फ्रूट सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसकी सेल्स की जो बाउंड्री है वो सॉफ्ट हो चुकी है। सही है? ये है मामला। तो फ्रूट कौन पकवाएगा? ये पकवाएगा जब ये ज्यादा हो जाएगा। कैसे पकाएगा? पेक्टिन को डिग्रेड करके। तो हमें क्या करना है? इस एंजाइम को बनाने वाली जीन को, इस एंजाइम को बनाने वाली जीन को बोलना है कि तू एंजाइम बना, लेकिन धीरे धीरे बना, ताकि एंजाइम धीरे धीरे बने, ताकि एंजाइम जल्दी ज्यादा ना हो। और अगर एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगी तो फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा। बस यही तो करना है। लेकिन ये हम कैसे अचीव किया? हमने कैसे इस एंजाइम को बनाने वाली जीन को बोला धीरे धीरे एंजाइम बना? बाई, ध्यान से सुनना, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। कैसे किया हमने ये? इस एंजाइम को बनाने वाली जीन के काम करने को, प्रोटीन एंजाइम बनाने के रेट को स्लो कैसे करवाया? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जो समझने का है, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं यहां, देखो आगे मैं ये हटा दूं। देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ फ्रूट राइपनिंग एंजाइम। फ्रूट को पकाने वाली एंजाइम को बनाने वाली जीन, कौन सी एंजाइम है? फ्रूट राइपनिंग एंजाइम
पॉली गैलेक्ट्यूरोनेज, पॉली गैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम। तो इस फ्रूट राइपनिंग एंजाइम को बनाने वाली जीन के एक्सप्रेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, धीमा कर देते हैं एंजाइम बनने का रेट। कैसे? बाई एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। ये तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो आपको समझना है वो ये है। एंजाइम का नाम याद रख रहे भाई। रखे रखे फ्रूट इसलिए पक जाता है क्योंकि धीरे धीरे पके जो फ्रूट पक रहा है ना उसमें इथाइलिन अपने आप भी बनती है और फिर वो पॉलीगैलेक्टोनेज बनवाता है। पॉलीगैलेक्टोनेज का लेवल जब ज्यादा होगा तो फ्रूट पक जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब समझो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है उसकी बात करनी है। और सुनो, बहुत भारी बात बताने वाला हूं, संभाल लेना। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी उसी को समझ में आएगी जिसने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर देख लिया है। ट्रांसक्रिप्शन में एक टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर टेम्पलेट, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी जाए, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी जाए, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी जाए तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड बदल जाते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग हो जाता है और कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाता है। आपने अगर ये पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो आगे वो लेक्चर देखो फिर समझना इस टॉपिक को। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो देखे इस बात को। आ जाओ, देखो भाई एंटीसेंस टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं। देखो बच्चों, ये टमाटो की एक सेल है, टमाटो की एक सेल है, ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल है। और प्लांट सेल तो मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं, अब मतलब हर क्रोमोसोम 2 बार होगा। प्लांट सेल मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं, तो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल में हर क्रोमोसोम 2 बार है। मान लो ये पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन है, ये पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज बनाने वाली जीन है। तो आपको नहीं लग रहा इस जीन के 2 एलील है हर सेल में? इस जीन को बनाने वाले 2 एलील है हर सेल में, क्योंकि क्रोमोसोम 2 बार है तो जीन की 2 कॉपी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन ये रही, ये देखो, ये है पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन। 2 कॉपी है, लेकिन एक कॉपी ये है और एक कॉपी ये है, 2 कॉपी है। मान लो ये 3 से 5 है, ये 5 से 3 है। याद है, इधर प्रमोटर होता है, इधर टर्मिनेटर होता है ना। ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड है, ये 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है, ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। सही है? हाँ, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सब बना लो। ये पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन है दोनों। याद है, जो स्ट्रैंड 3 से 5 है, जो स्ट्रैंड 3 से 5 है उसे कहते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसी स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। जो स्ट्रैंड 3 से 5 है उसी को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसी से आरएनए बनता है। 3 से 5 जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी से आरएनए बनता है। हाँ, जो 5 से 3 स्ट्रैंड है, याद करो, उसे कहते हैं सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। ये भी 5 से 3 वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। इससे आरएनए नहीं बनता। भाई ये पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है। 3 से 5 वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, 5 से 3 वाला सेंस या कोडिंग है। आरएनए किससे बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो देखो, ये नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ये नीचे वाले स्ट्रैंड का, नीचे वाले स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा और बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा आरएनए। क्या बन रहा है? आरएनए। ये जो आरएनए बन रहा है बच्चों, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या? एंटीसेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो नॉर्मल आरएनए बनता है उसको कहते हैं, नॉर्मल एमआरएनए जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेंस आरएनए। नॉर्मल आरएनए जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेंस आरएनए। क्यों सेंस आरएनए बोलते हो? क्योंकि वो एंटीसेंस का कॉम्प्लीमेंट है। अरे इसी के तो कॉम्प्लीमेंट्री बना ना, तो क्योंकि एंटीसेंस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, इस जो नॉर्मल आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? सेंस आरएनए। सही है? ठीक है, तो ये आरएनए बन रहा है। अब इस आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रहा है। अरे तो प्रोटीन के नाम पर क्या बनेगा? अरे प्रोटीन बन रहा है, लेकिन प्रोटीन के नाम पर बन क्या रहा है? एंजाइम। प्रोटीन के नाम पर क्या बन रहा है? पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम बन रहा है। प्रोटीन के नाम पर क्या बना? पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम। प्रोटीन के नाम पर बन रहा है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम। अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी नॉर्मल बात कर रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं भाई, अभी कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, इस जीन की 2 कॉपी है, दोनों आरएनए बनाते हैं, दोनों से प्रोटीन बन रहा है, बोले तो एंजाइम बन रहा है। तो एंजाइम दोनों जीन कॉपी बना रही है, तो एंजाइम जल्दी, अरे सब होगा, एचएनआरएनए बनेगा, स्प्लाइसिंग होगा, सब होगा भाई। ठीक है, हाँ, हम तो फाइनल क्या क्या है वो बता रहे हैं। दोनों जीन कॉपी एंजाइम बना रही है, तो एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाएगा, और अगर एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाएगा तो फ्रूट जल्दी पक जाएगा। एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाएगा, फ्रूट जल्दी पक जाएगा। इसी को रोकना है। चलो कैसे रोकेंगे? आ जाओ, ऐसा करो, इसके पास इस जीन की 2 कॉपी है, एक कॉपी अब आप और बना लो, एक कॉपी इस जीन की आर्टिफिशियली हम बनाएंगे। बस थोड़ा सा बदलाव लाएंगे कि प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल देंगे। कहने का मतलब, आइए देखते हैं। ये देखो, इसी जीन की एक कॉपी बनाई मैंने, ये देखो, सब कुछ सेम रख रहा हूं।
यहां 3, यहां 5, यहां 5, यहां 3, लेकिन इधर प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर, इधर टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जो नीचे टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसकी जगह टेम्पलेट स्ट्रैंड किसमें बदल गया, सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड में, और ऊपर वाला जो सेंस था वो बदल गया टेम्पलेट स्ट्रैंड में। अब इसको डाल दो प्लांट सेल में, ट्रांसफर कर दो प्लांट सेल में, अरे वही टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से ट्रांसफर कर दो प्लांट सेल में, प्लांट सेल में डाल दो जीन, प्लांट सेल में जीन डाल दो। अरे स्पीड कैसे स्लो होगी, इंतजार करो भाई, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, इसी जीन की एक कॉपी मैं बना रहा हूं आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली जो बनाऊंगा उसमें सब कुछ सेम रखूंगा, बस प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दूंगा। तो जो टेम्पलेट था वो कोडिंग हो गया, और जो कोडिंग था वो टेम्पलेट हो गया। इसे डाल दो प्लांट सेल में, और याद है मैंने बोला एक प्लांट सेल में डाल दो, टिश्यू कल्चर से पौधा बना लो, एक सेल में डाल दो और टिश्यू कल्चर से पूरा पौधा बना लो, तो हर पौधे में पहुंच गई जीन। लाओ आ गई भाई जीन, अलर्ट रहिए, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखेगा। ये 3 से 5 है, ये 5 से 3 है, इधर टर्मिनेटर है, इधर प्रमोटर है। तो क्या हो गया भाई, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला है, कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाला है। आरएनए किससे बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ऊपर है, इस बार आरएनए ऊपर वाले स्ट्रैंड से बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला है, अब इससे आरएनए बना। अब ये जो आरएनए बना, ध्यान से समझना बच्चों, संभालना संभालना, हाँ बिल्कुल सब पॉसिबल है बच्चों। देखो इस बार ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बना, आपको नहीं लग रहा ये तीनों जीन एक ही है, इधर नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, इधर ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, तो इस स्ट्रैंड से आरएनए जो बनेगा और इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा, वहां पढ़ाया था ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। भाई इस स्ट्रैंड से बना आरएनए और ऊपर वाले स्ट्रैंड से बना आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आरएनए जो बना वो सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या बोलो इसे, एंटी सेंस आरएनए, क्या बोलूंगा, एंटी सेंस आरएनए। अब ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अरे तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनके बीच बेस पेयरिंग हो जाएगी, क्या बेस पेयरिंग हो जाएगी, बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा और हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड, बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री बिकम डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो देखो ना, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, दोनों पेयर करके क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में मैंने बताया है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो अब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो वो जो एंजाइम बन रही थी पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम नहीं बनेगी, पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो पेक्टिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, फ्रूट नहीं पकेगा। चलो आ जाओ दोबारा समझते हैं क्या किया हमने, अभी तो ये था, हाँ हुआ ये, अब क्या है, ध्यान दो भाई, इधर इधर आओ, देखो बच्चों ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो, मामला ये है कि दोनों जीन कॉपी से आरएनए बन रहा था, दोनों जीन कॉपी से आरएनए बन रहा था, एंजाइम बन रहा था, तो एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाता था, फ्रूट जल्दी पक जाता था। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक कॉपी मैंने डाल दी। अब सुनो, इसके ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, इसके नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, एक ही जीन के दो स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बेस पेयरिंग बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड होंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, अब इससे एंजाइम नहीं बनेगा। सर फायदा क्या हुआ इससे, अरे फायदा क्या हुआ वो सुनो, देखो पहले दोनों कॉपी जीन की एंजाइम बनाती थी, लेकिन अब ये कॉपी एंजाइम नहीं बना रही, इसने एंजाइम बनाना छोड़ दिया। अब केवल एक ही जीन कॉपी से एंजाइम बनेगा, एक ही जीन कॉपी से एंजाइम बनेगा, तो एंजाइम के प्रोडक्शन का रेट कम हो गया या नहीं। पहले दोनों जीन कॉपी एंजाइम बना रही थी, लेकिन अब केवल एक ही जीन कॉपी एंजाइम बना पा रहा है, दूसरे जीन कॉपी एंजाइम नहीं बना रहा है, तो एंजाइम के प्रोडक्शन का रेट, एंजाइम के प्रोडक्शन का रेट कम हो गया। यही तो बोला था कि एंजाइम का प्रोडक्शन रेट कम हो गया तो एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगा, और अगर एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगा तो फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा। यही तो चाह रहे थे हम, लेकिन ये सब कैसे अचीव हो पाया, एंटी सेंस आरएनए बनाने के कारण। ये कैसे अचीव हो पाया, एंटी सेंस आरएनए बनाने के कारण, तभी तो इसका नाम है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। क्या एंटी सेंस आरएनए के कारण हुआ ना, ये सही है, तो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी नाम है। हाँ, एक जीन कॉपी अभी भी एंजाइम बना रहा है, तो एंजाइम बनने का रेट स्लो डाउन हो गया, तो एंजाइम जल्दी ज्यादा नहीं होगा, तो एंजाइम फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा, फ्रूट ज्यादा समय तक कच्चा रहेगा। सही है, तो स्टोर करके रख सकते हैं ज्यादा समय तक। ठीक है भाई, ये था पहला टॉपिक, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। अनिल बाबा क्या जानना चाहते हो भाई, प्लीज टेक माई नेम, क्या रखा है नाम में, कुछ नहीं रखा है भाई, काम करो अब, पढ़ लो अच्छे से, कल पकेंगे ना भाई। एक तो बना ही रहा है एंजाइम, ज्यादा समय में एंजाइम ज्यादा होगा, और ज्यादा समय में एंजाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा समय लगेगा पकने में, यही तो चाह रहे थे। ठीक है, ये हो गया बच्चों। हाँ बिल्कुल परमानेंट है भाई, जिस पेड़ में कर दिया अब उसके आने वाली पीढ़ियां ऐसी रहेंगी। हाँ बिल्कुल। अनिल पूछ रहा है क्या हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ बच्चे, शुरुआत में तो लेट आया यार, मैंने शुरू में ही बताया हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और डॉक्टर ने अभी 2 तारीख तक के लिए ढक के रखने को बोला है, एंटीबायोटिक और वो सब चल रहा है इन्फेक्शन से बचने के लिए।
ठीक है, सेमी मेजर में जिसको जहां तक पढ़ाया गया है वो वहां तक आएगा। अरे बहुत दर्द होता है भाई हेयर ट्रांसप्लांट में, दर्द तो बेहद होता है। एमकेजीपीडी अभी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा मुझे नॉर्मल हो लेने दो, है ना। 2 तारीख तक में डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा स्वेलिंग भी आ रही है, ये सब खत्म होगा। एक्चुअली बांध के रखा था ना ये एरिया, तो कल खोला तो अरे मार्केट में अभी नहीं है भाई। हाँ, अब थोड़ा नए लुक में आ जाएंगे। हाँ ठीक है बच्चों, हो गया। सेमी मेजर में बता चुका हूं, जिसको जितना पढ़ा दिया गया उसके उतना आएगा। ठीक है, कितने में हुआ वो ना पूछो यार। हाँ आंखें क्या पूरा, ये पूरा सूजा हुआ था, कुछ चीजें तो नॉर्मल हो गई, अभी आंखें ऐसी पड़ी हुई हैं, अब लगे 1-2 दिन इसको ठीक होने में। राजकुमार ठीक बोल रहा है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ भाई। हाँ, मेरे ही सर के बालों को यूज किया है, एक यहां से यूज किया है और एक यहां से, 2 जगह के बालों को यूज किया है इसमें। अच्छा ठीक है, अब बात आई, देखो बच्चों 6 हो गए, 6 हो गए, अब सातवां, सातवां, सातवां आखिरी है, लेकिन इसके 2 पार्ट है। एप्लीकेशन यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में 2 पार्ट है। ये देखो ना, ये 6 था, 7 लेकर आ रहा हूं बच्चों, 7 लेकर आ रहा हूं। 7 ये है 2, 8 हो गया यार, ये तो 7 लिखना चाह रहा था, 8 हो गया, चलो हटाओ। 7th है टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्या डेवलप करना है? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना चाह रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा? हाँ बिल्कुल। सेंस आरएनए का उल्टा था, इसलिए एंटी सेंस आरएनए नाम दिया था बच्चे। एंटी सेंस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए एंटी सेंस आरएनए नाम दिया था। अच्छा ठीक है, अब रुपए ना पूछो यार, कितने लगे, बहुत लगे, लेकिन ये सब नहीं पूछ रहा है ना। चलो आ जाओ, देखो बच्चों पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाना चाह रहे हैं उस पर आते हैं। हाँ, बायोटेक का प्रिंसिपल वाला चैप्टर भी सेमी मेजर में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये नहीं आएगा। चलो बच्चों आ जाओ, वापस बैक टू द टॉपिक। वैसे भी क्लास छोटी हो गई है ना, 1.5 घंटे की हो गई है शायद, है ना, 5 मिनट कम है। 5 पे शुरू हुई थी, 10 हो गए, अभी अपने पास बचे हैं 20 मिनट। हाँ 20 मिनट में ये तो हो जाएगा। हाँ चलो आ जाओ बच्चों, हाँ आ जाओ। देखो बच्चों, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का फायदा क्या है? देखो केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करना पड़ेगा अभी पेस्ट से बचाने के लिए। हाँ फिर मूवी बनाएंगे। चलो आ जाओ, मेरी बात समझना, पेस्ट समझना, समझना। अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल, तबीयत बिल्कुल सही है, अब समझो, मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो। देखो मैं बच्चों बोल रहा हूं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बना रहे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, देखो अभी क्या होता है, पेस्ट आते हैं, मैं केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कता हूं, पेस्ट मर जाते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक देखो तो ठीक हो गया, लेकिन यार इससे ना केमिकल आ गए, फसलों में क्या आ गए जाते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। हम ऐसा चाह रहे हैं कि पौधा खुद ही पेस्ट को मार दे, तो केमिकल पेस्टिसाइड डालना ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड कम हो जाएगा, और ईल्ड भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पेस्ट डैमेज नहीं कर पाएगा, पेस्ट तो डैमेज ही नहीं कर पाएगा, तो ईल्ड भी बढ़ जाएगी, और हमारा डिपेंडेंस, डिपेंडेंस के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया रिलायंस। आज आप रिलायंस का मतलब समझ लो, रिलायंस मतलब डिपेंडेंस, हमारा डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड कम हो जाएगा, सही है। तो एनसीईआरटी लिखती है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, एक तो ईल्ड बढ़ा देंगे, क्योंकि पेस्ट से इनको कोई नुकसान होगा ही नहीं, तो ईल्ड तो बढ़ी जाएगी, ईल्ड तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि पेस्ट से इनको डैमेज नहीं होगा। एंड और क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे रिलायंस, रिलायंस बोले तो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस कम हो जाएगा, किस पर, ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हमारी निर्भरता केमिकल पेस्टिसाइड पर कम हो जाएगी, हमारा प्लांट खुद ही पेस्ट को मार देगा, केमिकल पेस्टिसाइड लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, सही है, ठीक है। तो ये है, और इसके अंदर 2 कैटेगरी है बच्चों, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर 2 कैटेगरी है, एक है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और एक है नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और दूसरा है नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। अगली क्लास बहुत भारी रहने वाली है, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बहुत भारी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, आरएनए अलग ही लेवल है, एनसीईआरटी ने भी तो कितना अच्छा लिखा है, हवा ही नहीं लगती क्या लिखा है, पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आइए पढ़ते हैं। अभी बच्चों आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पता है आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के नाम पर हमने क्या बनाया है, बीटी प्लांट्स, बीटी कॉटन, है ना। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के नाम पर हमने बनाया है बीटी क्रॉप्स, बीटी प्लांट्स। बीटी क्रॉप्स या बीटी प्लांट्स बनाए हैं हमने। कैसे बनाए हैं बच्चों, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैक्टीरिया लिख दूंगा नाम, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इसमें ना एक जीन होती है जिसका नाम है बीटी जीन या क्राई जीन, इस बैक्टीरिया में एक जीन होती है बीटी जीन या क्राई जीन, ये निकालकर हम प्लांट में डाल देते हैं, तो प्लांट को क्या कहने लगेंगे, बीटी प्लांट। जिस प्लांट में बीटी जीन डाल दोगे, टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से बीटी जीन बैक्टीरिया से निकालो और डाल दो प्लांट में, तो प्लांट क्या हो जाएगा, बीटी प्लांट्स, ठीक है। तो चलो देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी फोकस बच्चों इधर रखो। बीटी प्लांट्स और बीटी क्रॉप्स have been developed, BT crops या BT plants have been developed by transfer of BT gene या क्राई जीन ऑफ बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस।
बीटी जीन या क्राई जीन ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis किसकी मदद से ट्रांसफर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लाइक टीआई प्लाज्मिड, वेक्टर लाइक टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से हम इस बैक्टीरिया की जीन लिया, बीटी जीन, और डाल दिया प्लांट में। जिस प्लांट में ये जीन डाल दी उस प्लांट को बोलो बीटी क्रॉप या बीटी जीन, बीटी क्रॉप या बीटी प्लांट, है ना। क्या मामला क्या है समझो बच्चों। ये बैक्टीरिया जो है ना, इसमें ये जो जीन है बीटी जीन, ये एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल के फॉर्म में होती है प्रोटीन। अरे क्रिस्टल को ही शॉर्ट में क्राई लिख दिया है, क्रिस्टल को ही शॉर्ट में क्राई लिख दिया है। तो मैं ये बोल रहा हूं ये जीन बनाती है क्रिस्टल प्रोटीन या क्राई प्रोटीन। और ये बच्चे वो तो साइंटिस्ट लोग हर एक बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। जब स्टडी करते हैं ना तो जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं। जैसे ह्यूमन जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग हुई तो इसके जीनोम की भी सीक्वेंसिंग हुई होगी, तो पता चल गया होगा कौन सी जीन क्या बनाता है, क्या करता है ना। तो ये बैक्टीरिया की ये जो जीन है बनाती है क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है टॉक्सिक है, इंसेक्टिसाइडल है। टॉक्सिक है, इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारेगा। कौन कौन से इंसेक्ट को मारेगा? हर इंसेक्ट को नहीं मारता, कुछ इंसेक्ट को मारता है। देखते हैं कौन कौन से को मारता है। इंतजार करो, लिख रहा हूं। देखो, बीटी जीन और क्राई जीन, बीटी जीन और क्राई जीन synthesizes toxic insecticidal crystal protein, toxic insecticidal protein called crystal protein। crystal protein, crystal को ही शॉर्ट में हम बोल देते हैं क्राई, crystal protein या क्राई प्रोटीन, that kill certain insects। कौन कौन से इंसेक्ट को मारता है? कौन कौन से इंसेक्ट को मारता है? that kill certain insect, बिल्कुल ध्यान से बच्चों, हाँ, that kill certain insects like एनसीईआरटी बोलती है LCD, LCD, LED नहीं LCD, हाँ। L से बच्चों लेपिडोप्टेरन, ये इंसेक्ट के ऑर्डर है बच्चों, जैसे डिप्टेरा, उसी तरह इंसेक्ट के ग्रुप है, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन, इनको मारते हैं। इन इंसेक्ट के इन ग्रुप को मारते हैं। डिप्टेरन में आ जाएगा फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ठीक है। कोलियोप्टेरन में आ जाते हैं बीटल्स, बीटल्स। लेपिडोप्टेरन में आ जाता है टोबैको बडवॉर्म, टोबैको बडवॉर्म। और कौन आ जाता है? आर्मी वॉर्म। दो और बता रहा हूं। अभी इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कॉटन बॉल वॉर्म, वो भी लेपिडोप्टेरन है, लेपिडोप्टेरन है। और एक सेकंड और पढ़ेंगे कॉर्न बोरर इंसेक्ट, ये भी लेपिडोप्टेरन है। ये सारे के सारे इंसेक्ट लेपिडोप्टेरन है। एक बार नीट में सवाल आया था, एक बार नीट में सवाल भी आया था बीटी कॉटन से रिलेटेड। अब बताइए क्या लिखा था कि बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू डिप्टेरन इंसेक्ट। गलत है। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू डिप्टेरन इंसेक्ट, गलत है। हाँ बिल्कुल ऑर्डर है ये। तो बात आई सर गलत कैसे है? मार तो रहा है डिप्टेरन को। नहीं भाई, जो बीटी कॉटन है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। बीटी कॉटन किसके लिए रेजिस्टेंट है? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। और कॉटन बॉलवॉर्म डिप्टेरन नहीं लेपिडोप्टेरन है, समझ रहे हो? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए रेजिस्टेंट है बीटी कॉटन, और कॉटन बॉलवॉर्म डिप्टेरन नहीं बल्कि लेपिडोप्टेरन है। एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा कि ये लेपिडोप्टेरन है, लेकिन क्वेश्चन में था इसलिए पता होना चाहिए। सही है, हाँ। इनको मारिए। अब एक ने बहुत सही लिखा है, सुनिए, एक ने सही लिखा है, क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो बैक्टीरिया है क्राई प्रोटीन बनाता है ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। तो वो कौन सा फेज ऑफ ग्रोथ है मैं बता देता हूं। स्पोर बनाते समय और स्टेशनरी फेज में। ये जो बैक्टीरिया है कब बनाता है क्राई प्रोटीन? ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, तो कौन सा फेज ऑफ ग्रोथ में क्राई प्रोटीन बनता है? ये बनता है किसमें? स्पोर्युलेशन स्टेज, मतलब जब स्पोर बनाता है, ठीक है। दूसरा स्पोर बनाता है उसमें, और जब स्टेशनरी फेज हो, जब डिवाइड ना कर रहा हो तब। तो देखो मैं लिख रहा हूं, अब अगले ही पेज में लिख देता हूं। सॉरी, बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस क्राई प्रोटीन बोलो या बीटी टॉक्सिन बोलो, ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी की लाइन है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ बनाता है। लेकिन अब कौन सा पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ? तो पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ बताना है तो मैं बोलूंगा स्पोर्युलेशन फेज, जब स्पोर बना रहा हो तब, एंड स्टेशनरी फेज, जब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तब, एंड स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ, तब ये क्राई प्रोटीन बनाता है। तो एनसीईआरटी को उस लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दिया। सही है। दूसरी बात बच्चों, ये क्राई प्रोटीन तो हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। मैं डायग्रामेटिक कुछ बनाना चाह रहा हूं, देखो ध्यान देना। मान लो ये बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ये इसका डीएनए है। इस डीएनए में यहां पर ये है क्राई जीन या बीटी जीन। इसके ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? एमआरएनए। ट्रांसलेशन से क्या बनेगा? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन क्रिस्टल जैसा बनता है, ऐसे कुछ।
ये ऐसे, ये जो बना ना, यही है क्रिस्टल प्रोटीन या क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन है। जब तक बच्चों, अब देख रहे हो बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, स्टेशनरी फेज मतलब जब वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, जब तक बैक्टीरिया सेल के अंदर बन रहा है तो बोलो इसे एंडोटॉक्सिन। सेल के अंदर बन रहा है तो क्या बोलो इसे, एंडोटॉक्सिन। और जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है, स्पोर बनाने को बोलते हैं स्पोरुलेशन। अच्छा सुनो, मैं बोल रहा था अंदर बन रहा है सेल के अंदर तो क्या बोलोगे, एंडोटॉक्सिन। बाहर बनता तो एक्सोटॉक्सिन। और जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है तब तक ये इनसॉल्युबल है, इनएक्टिव है, तभी तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जब तक रहेगा ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, प्रोटॉक्सिन, टॉक्सिन नहीं प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, देखो जरा, देखो बच्चों ध्यान से सुनो। क्रिस्टल प्रोटीन जब तक बैक्टीरिया के अंदर है, इनसॉल्युबल है, इनएक्टिव है, क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है। अब क्योंकि इनएक्टिव है इसलिए इसे बोलेंगे प्रोटॉक्सिन। जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है तब तक इनएक्टिव है, टॉक्सिन है। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनते हैं ना। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्राइजीन निकालो और प्लांट में डाल दो, क्राइजीन निकालो और प्लांट में डाल दो। चलो प्लांट में डाल देते हैं। तो अगर इस जीन को देखो, मान लो ये एक प्लांट में, वैसे तो हमने एक प्लांट सेल में डाली थी जीन, प्लांट सेल में जीन डाली और टिश्यू कल्चर से प्लांट बना लिया, तो प्लांट की हर सेल में जीन आ गई, प्लांट सेल में जीन डालते हैं, फिर उससे टिश्यू कल्चर से प्लांट बना लो तो प्लांट की हर सेल में जीन है। तो मान लो ये प्लांट है, तो इस प्लांट में भी क्राइजीन है, इस प्लांट में भी फिर तो क्राइजीन है, और अगर क्राइजीन है तो फिर तो क्राई प्रोटीन भी है, क्राई प्रोटीन भी है, बीटी टॉक्सिन बोलो या क्राई प्रोटीन है। अब सुनो, क्राई प्रोटीन चाहे बैक्टीरिया के अंदर रहे चाहे प्लांट के अंदर रहे, सेम नेचर है, इनसॉल्युबल, इनएक्टिव, क्रिस्टल फॉर्म। तो ना तो प्लांट को मरेना है, ना प्लांट मरेगा इस प्रोटीन के कारण, ना बैक्टीरिया को मरना है, इनएक्टिव फॉर्म में नहीं मरेगा। लेकिन मान लो एक इंसेक्ट आया और इसकी पत्ती को खाने लगा। मान लो ये एक इंसेक्ट आया, ये कोई इंसेक्ट है और पत्ती को चबा गया। अरे पत्ती को चबा गया तो क्राई प्रोटीन चला गया भाई, क्राई प्रोटीन चला गया। वो तो उसका किसी, रुद्रा एसिडिक में सॉल्युबल क्यों नहीं होता, बेसिक में क्यों, वो हर एक का नेचर होता है बच्चे। तो जैसे ही इंसेक्ट ने पत्ती खाई तो पत्ती के चक्कर में क्राई प्रोटीन चली गई गट में। गट में क्या मिल गया, एल्कलाइन पीएच। वहां पर ये सॉल्युबल और एक्टिव हो जाएगा, सॉल्युबल और एक्टिव हो जाएगा। गट में जाएगा, बेसिक पीएच मिलेगा, एल्कलाइन पीएच मिलेगा, सॉल्युबल और एक्टिव हो गया। तो देखो ना, एक्टिव होने के बाद मान लो ये मिडगट है, ये इसका मिडगट है इंसेक्ट का, और ये मिडगट की एपिथेलियल सेल है, मिडगट की एपिथेलियल सेल्स है ये। तो ये मिडगट की एपिथेलियल सेल्स है इंसेक्ट की। तो एल्कलाइन पीएच मिल गया, गट में मिल गया एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो गया, सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद मिडगट की एपिथेलियल सेल की सरफेस से जुड़ गया, ये मिडगट की एपिथेलियल सेल से जुड़ गया। एक्टिव होने के बाद, जुड़ने के बाद क्या बोला मैंने, एल्कलाइन पीएच पर ये सॉल्युबल एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद मिडगट एपिथेलियल सेल से जुड़ गया, जुड़ गया तो ओ भाई क्राई प्रोटीन भूल गए हो क्या, प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, कैसा है वो, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब मिडगट की एपिथेलियल सेल में जाके जुड़ गया, जुड़ गया, और अब ये क्या करेगा, मिडगट में छेद कर देगा, पोर क्रिएट करेगा, छेद कर देगा, पोर क्रिएट, स्वेलिंग करा देगा सेल में, सेल में स्वेलिंग करा देगा। और सेल की स्वेलिंग हो गई तो सेल फूलेंगे और फट जाएंगे। तो जब सेल ही मर गई तो ये इंसेक्ट भी मर गया, लो हो गया अपना प्लांट, हो गया अपना प्लांट। क्या बीटी कॉटन है ये, रेजिस्टेंट हो गया ना कॉटन बॉलवॉर्म से। कॉटन बॉलवॉर्म आया था, पत्ती खाया थोड़ा सा, प्लांट को कुछ नहीं हुआ, क्यों, थोड़ी सी पत्ती तो खाई थी, और थोड़ी सी पत्ती खाने से डैमेज थोड़ी ना हुआ, उल्टा एल्कलाइन पीएच के कारण क्राई प्रोटीन एक्टिव हो गया, उसके मिडगट एपिथेलियल सेल से जुड़ा, सरफेस से जुड़ा और छेद कर दिया, पोर्स कर दिया, स्वेलिंग फुला दिया सेल को, और सेल फट गई। सही, लाइसिस मतलब फट जाना। और जब सेल ही फट गई, सेल ही मर गई, तो फाइनली इंसेक्ट भी मर गया, हो गया ना अपना प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट। सही है, ठीक है बच्चों। तो ये है मामला, ये जो मैंने थ्योरी बोली एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। तो अलग से मुझे नहीं लिखाना, एनसीईआरटी में जो जो बोला ये चीजें लिखी हुई है। सही है जी, हाँ। एल्कलाइन पीएच, सर हम खा ले तो, अरे हम खा ले तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हाँ वही, हम खा ले तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा। क्यों, कुछ लोग बोलते हैं सर पहले तो एसिडिक पीएच मिलेगा ना स्टमक में तो डैमेज हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। वो तो अलग बात है बच्चों, सीधा सुनो मेरी बात, सीधा सुनो, सीधा सुनो। देखो, अगर मैं खा भी लूं ना तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, स्टमक से बचा के भी ले जाऊं ना एल्कलाइन पीएच इंटेस्टाइन की तरफ तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी सेल में रिसेप्टर नहीं है इस बीटी टॉक्सिन के जुड़ने के लिए, मेरी सेल में रिसेप्टर नहीं है इसके जुड़ने के लिए, तो ये जुड़ेगा ही नहीं भाई, मेरे सेल से जुड़ेगा ही नहीं, आर पार निकल जाएगा बॉडी से। समझ गए,
अरे शीतल ठीक है एसिडिक पीएच, मैं बोल रहा हूं किसी तरह एसिडिक पीएच से बचा के ले गया, मतलब सीधा इंटेस्टाइन में डाल दे रहा हूं, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे सेल से क्यों जुड़ पा रहा है इंसेक्ट के, क्योंकि इंसेक्ट के सेल में रिसेप्टर है जिनकी मदद से वो जुड़ रहा है, हमारी सेल में इसके जुड़ने के लिए कोई रिसेप्टर ही नहीं है। अब जब रिसेप्टर ही नहीं है तो जुड़ ही नहीं पाएगा, तो हमें कुछ नहीं होगा। सही है, हाँ ठीक है भाई, हाँ ये है मामला। ठीक, दूसरी बात बच्चों, ये जो बीटी जीन, बाकी थ्योरी एनसीईआरटी से उठानी है। अब मुझे बताना है बीटी जीन या क्राई जीन जो होते हैं वो सेवरल टाइप्स के होते हैं, सेवरल टाइप्स के होते हैं, और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही मारते हैं। पर्टिकुलर सेमी मेजर में 2 चैप्टर दिए, हाँ 2 ही चैप्टर होंगे ना, किसमें 2.0 वालों के 2 ही चैप्टर होंगे, प्रिंसिपल होगा और वो होगा क्या नाम है बायोटेक का पहला चैप्टर, और 1.0 वालों के लिए प्रिंसिपल भी होगा, मॉलिक्यूलर भी होगा, बायोटेक का 1 चैप्टर भी होगा। ठीक है, अब समझो बच्चों, क्राइजीन जो है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही मारते हैं। रिसेप्टर मतलब जिसकी मदद से जुड़ते हैं, हाँ बिल्कुल परफोरेटेड मिडगट बोल सकते हो रुद्रा। ठीक है, अब सुनिए, मैं कौन सी जीन, कौन सी बीटी जीन प्लांट में डालूं, कौन सी बीटी जीन प्लांट में डालूं, कौन सी बीटी जीन प्लांट में डालूं, तुम हम बोल रहे हैं सर पूछना तो पड़ेगा ना, तो रील कम देखो भाई। अच्छा आ जाओ, बीटी जीन कौन सी डालू प्लांट में, यह डिपेंड करेगा कि कौन से इंसेक्ट को मारना है और कौन से क्रॉप में डालना है। जैसे सुनो तो, अगर मुझे कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करना है, कॉटन बॉलवर्म को मारना है, तो कॉटन बॉलवर्म वाला पौधा तो कॉटन को अटैक करेगा, तो कॉटन प्लांट में जीन डालनी पड़ेगी। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ क्राइजीन डिपेंड्स ऑन, क्राइजीन या बीटी जीन डिपेंड्स ऑन कौन से इंसेक्ट को मारना है, टारगेट इंसेक्ट एंड क्रॉप, और कौन से प्लांट में डालना है, मतलब कौन से होस्ट प्लांट में डालना है। क्यों, ऐसा क्यों? एज एनसीईआरटी बोल रहा हूं, एज मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर या क्राई प्रोटीन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। नहीं समझे आप, मैं समझाता हूं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक मैं समझाता हूं, एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल लाइक देखो, अरे मैं बोल रहा हूं, वहां क्वेश्चन आया था कि बीटी कॉटन, एक स्टेटमेंट था कि जो बीटी कॉटन होता है वो डिप्टेरन इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होता नहीं होता। कॉटन बॉलवर्म किसके लिए रेजिस्टेंट है भाई? कॉटन बॉलवर्म के लिए। और कॉटन बॉलवर्म क्या है, डिप्टेरन है या लेपिडोप्टेरन है? लेपिडोप्टेरन है। ठीक है, हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूं कौन सी जीन डालना है ये किस पर डिपेंड करेगा। 1.0 में टेस्ट सिलेबस में 2 ही चैप्टर दिया है, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर दिया क्या, मैं सुधरवा देता हूं उसे। ठीक है, ठीक है, चिंता न करें, अभी मैं आज ही बात करता हूं उसके लिए। अच्छा अब सुनो बच्चों, लास्ट की लाइन से सुन लो, मैं बोल रहा हूं कि कौन सी जीन डालूं ये किस पर डिपेंड करेगा कि कौन से प्लांट में जीन डालनी है और कौन से इंसेक्ट को मारना है, क्योंकि बीटी टॉक्सिन की जो जीन है ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। एग्जांपल जैसे बीटी टॉक्सिन सिंथेसाइज्ड बाय, या ऐसे कर देते, बीटी टॉक्सिन सिंथेसाइज्ड बाय, जो बीटी टॉक्सिन कौन बनाता है, क्राई फर्स्ट एसी जीन एंड क्राई सेकंड एबी जीन, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जीन से बनने वाला बीटी टॉक्सिन, ध्यान से सुनना, क्राई फर्स्ट एसी जीन, क्राई सेकंड एबी जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन वो केवल कॉटन बॉलवर्म को ही मारता है। किसको मारेगा, किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन बॉलवर्म को। और जिस कॉटन प्लांट में आपने ये जीन डाल दी उसे क्या बोलोगे, बीटी कॉटन। इसी तरह क्राई फर्स्ट एबी जीन, क्राई सेकंड एबी नहीं, क्राई फर्स्ट एबी जीन से बनने वाला बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन किसको मारता है, कॉर्न बोरर इंसेक्ट को। किसको मारता है, कॉर्न बोरर इंसेक्ट को। और जिस प्लांट में ये जीन आपने डाल दी उसे क्या बोलोगे, बीटी कॉर्न। याद रखना है, इसे याद रखना है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन इसको मारता है, इस जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन इसको मारता है। सही है, और सुनो क्या बीटी प्लांट के नाम पर आपने बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न ही बनाया है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं बीटी प्लांट्स के। देखो हमने बीटी कॉटन तो बनाया ही है, बीटी कॉर्न बनाया ही है, साथ में हमने बीटी पटैटो भी बनाया है, बीटी टमाटो बनाया है, बीटी ब्रिंजल बनाया है, बीटी राइस बनाया है, बीटी सोयाबीन बनाया, टोबैको बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई हैं एक्सेट्रा, बहुत। एक बार एआईपीएफटी में क्वेश्चन आया था बच्चों, ध्यान से, एक बार क्वेश्चन आया था, गड़बड़ हो जाती है मैं बताता हूं। फर्स्ट एसी रिजर्वेशन, देखो ट्रेन का जब स्लीपर कोच होता है फर्स्ट एसी याद रहेगा, फर्स्ट एसी लिखा है तो सेकंड एबी करना है, फर्स्ट एसी के साथ फर्स्ट एबी नहीं, एसी का कोच फर्स्ट एसी के साथ सेकंड एबी, तो दूसरा क्या बचा, फर्स्ट एबी, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब सुनो बच्चों, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। देखो हमने ये बनाया है, इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन उगाया जाता है, वो भी कुछ एरिया में बस, बीटी और बाकी कुछ नहीं उगाया जाता। बीटी ब्रिंजल मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, बीटी ब्रिंजल बनाने में महाराष्ट्र की एक कंपनी थी और एक बांग्लादेश की कंपनी थी, दोनों ने कोलैबोरेशन किया था। किसने, बांग्लादेश
और बांग्लादेश और महाराष्ट्र की एक कंपनी ने कोलैब करके बनाया था। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, सही है। तो मैं बात ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। बांग्लादेश में बीटी ब्रिंजल उगाया जा रहा है, खाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, इसलिए हमारे यहां बीटी ब्रिंजल क्या, बीटी का कोई भी अलाउड नहीं है। बीटी सिर्फ सोयाबीन, सॉरी बीटी कॉटन उगाया जाता है बस, वो भी कुछ जगह पर, और कहीं नहीं उगाया जाता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें लगता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, सही है, इसलिए हमने बैन कर रखा है। हो सकता है आने वाले टाइम पर फिर से ये खुल जाए, लेकिन हां बांग्लादेश में भरपूर यूएस यूरोपियन कंट्रीज में खूब यूज हो रहे हैं ये सब, लेकिन हम लोग वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो हम लोग इन सबको पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि आगे चलकर ये हार्म ना पहुंचाए, इसलिए हम इनका यूज नहीं करते, ठीक है। बांग्लादेश में बीटी ब्रिंजल भर भर के लोग खा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बोला ना। हमें टेंशन है, हमें डर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके कारण कोई इनके पॉलन ग्रेन एलर्जिक हुए तो, हमें एलर्जिक फीवर हो गया तो, कई तरह की चीजें हैं। तो हमारे इंडिया में बीटी कॉटन छोड़कर कुछ नहीं उगाया जाता, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही बच्चों। 7 का ए हो चुका है इंसेक्ट रेजिस्टेंट, 7 का बी लेकर आऊंगा नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, सबसे भारी टॉपिक इस चैप्टर का आरएनए इंटरफेरेंस, एंड बाकी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, बाय बाय।